Good afternoon to all. Our today's topic is menstruation cycle. In my previous video, I complete the topic of gametogenesis as well as in case of male and in case of females. And today we only concentrate on this topic. And यहाँ पे कुछ journal terms हैं वो हम पहले clear कर लेते हैं. यहाँ पे मेनरेज की जो ये टर्म है एक तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगनिंग को बोला हुआ है कि जब ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी यू कैन से अगर फीमेल एडोलेसेंट स्टेजेस में आती है तो जब उसकी अंदर एक तरह से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसका रिजल्ट ये है कि हर मंथ या आफ्टर 29 डेज ये साइकिल और 28 डेज ये साइकिल रिपीट होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ लूनर फेज. तो यहाँ पे जब एक बार एक तरह से मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होगा, जब दूसरी बार फिर से होगा तो ये जो भी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे ये रिपीटेड साइक्लिक फॉर्म में होता है. दैट्स व्हाई हम इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे. तो यहाँ पे अगर इसकी स्टार्टिंग होती है तो उसको हम बोलेंगे मैनरेज. अगर ये स्टॉप हो जाता है विद एज और यू कैन से दैट विद टाइम तब आप इसको बोलोगे मेनोपॉज. यहाँ पे टर्म इन्होंने टॉपिक के एंड में दी हुई है as like this is menopause. menopause यहाँ पे ये अभी तक बोला जाता है कि इसका कोई रीजन नहीं है. रीजन इन द सेंस कि कोई प्रॉपर पर्टिकुलर रीजन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ओवरीज में जो ओवम्स हैं एक तरह से या फिर जो फॉलिकल्स है वो खत्म हो जाती हैं. फॉलिकल्स स्टिल वहां पे होती हैं बट हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये साइकिल्स जो है अराउंड 50 की एज के आसपास ये स्टॉप हो जाते हैं. तो कुछ ऐसी फीमेल्स भी देखी गई हैं जिनमें 90 की एज के बाद भी ये साइकिल्स जो है स्टॉप नहीं हुए और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में उनकी बॉडी जो है इस फंक्शन को सपोर्ट करती जा रही है. तो यहाँ पे इसके ये प्राइमेट्स में एक तरह से बोल देते हैं जिनमें ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एक तरह से प्राइमेट्स में कंसिडर कर लिए जाते हैं. यहाँ पे फर्स्ट बिगेन एट द प्यूबर्टी. अब यहाँ पे फीमेल्स की जो एज होती है एक तरह से 13 to 14 एज कम्पेयर टू बॉयज. यहाँ पे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और यू कैन से दैट प्यूबर्टी का ऑनसेट जो है वो जल्दी हो जाता है. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये वही लाइंस बोली हुई हैं जो मैंने बोला कि स्टार्ट जो होते हैं जब एज में तो कितनी देर बाद ये जो फ्लो है इसका वो दोबारा से स्टार्ट होगा. तो इसमें 4 स्टेजेस आ जाती हैं. हम सारा इस फोटोग्राफ के अराउंड ही डिस्कस करेंगे इसमें. और यस राइट नाउ इट्स फाइन. इसके साथ यहाँ पे अभी आप कुछ डेज के नीचे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डेज के बारे में. तो पहले आप डेज का देखो इन्होंने डेज का कैसे कहा हुआ है. 5 डेज जो है ये मेंस्ट्रुएशन के लिए एक तरह से फिक्स है कि ज्यादातर नॉर्मल अगर हेल्दी वुमेन है तो 1 to 5 डेज तक एक तरह से ये प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फ्लो जो है वो स्टार्ट रहता है. अब इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे हम इसको. ये जो प्रोसेस है एक्चुअल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना तो उसमें जो यूट्रस है एक तरह से यूट्रस में मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की जो 3 लेयर्स होती हैं उसमें एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है. वो वाली लेयर जो है यहाँ पे जो इन्होंने ये रेडनेस वाली लेयर ये जो शो की हुई है ये एंडोमेट्रियम लेयर है. वाकई इसकी जो ये लेयर होती है ना अगर इसका आपको नेट पे क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जैसे जहाँ बॉक्स मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है. ये वाकई ऐसे ही होती है. ये सिंथेसाइज होती है और इस एरिया को एक तरह से थिकन कर देती है. ये सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से होती है. मेन हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन. तो ये सारी मेम्ब्रेन जो है ये बनने लग जाती है. यहाँ पे इसकी थिकनेस मेंटेन हो जाती है एक तरह से यहाँ पे. और यही एक लेयर है जो एक तरह से बनती है फिर शेड ऑफ होती है फिर बनेगी फिर शेड ऑफ होगी. जो मैंने बोला था कि 3 to 5 डेज कितने डेज 3 to 5 डेज जो फ्लो रहता है मेनली उसको ब्लीडिंग फेज भी बोल देते हैं. उसको मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोल देते हैं. तो इसमें जो होता है इस फेज में ये सारी एंडोमेट्रियम जो होती है ये शेड ऑफ होने लग जाती है ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. अब ये जो मैं हार्मोन्स बोल रही हूँ इसका भी मैं आपको रेगुलेशन सारा बताऊंगी. इसके बाद क्या होगा कि ये जैसे मान लो 5 दिन तक ये सारी मेम्ब्रेन शेड ऑफ हो चुकी है. इसके शेड ऑफ होने के बाद एक तरह से जो हार्मोन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कंट्रोल के हिसाब से आप पहले ये समझो कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस अपने आप में क्या रिलीज करता है, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब पे, इंटीरियर लोब पर एक्ट करेगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे इंटीरियर लोब जो है वो क्या रिलीज करेगी, मेनली ये रिलीज करेगी जी FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि NCERT में ये बोला जाता है कि इसने ये यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से रिलीज किया, LH FSH के रिलीज होने से वहां पे ओवरी में या फॉलिकल में ऐसे हमें रिजल्ट देखने को मिला। बट रिजल्ट कैसे, उसका कौन सा रिसेप्टर होगा, कौन से सेल्स के ऊपर कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, फिर वो आगे फर्दर कैसे काम करेगा, तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे लेके आऊंगी, बट नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आपके सिलेबस के हिसाब से जितनी डिटेल सफिशिएंट है मैं उतनी ही डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे LH जो FSH है वो रिलीज होते हैं, फिर उसकी वजह से ओवरी में जो फॉलिकल डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होने लग जाती है। फिर वो डेवलपमेंट जो है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो रिलीज ऐसे बनेंगे। और उनके हिसाब से वो ये फॉलिकल्स जो होती हैं ये अपने आप में एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। ये एस्ट्रोजन जो है ये दोबारा हाइपोथैलेमस तक जाएगा, अगेन ये हाइपोथैलेमस को जाएगा एस्ट्रोजन, फिर ये GnRH पॉजिटिव फीडबैक देता है, GnRH ज्यादा रिलीज होगा, फिर ये ऑब्वियसली LH और FSH को भी ज्यादा रिलीज करेगा, और एट द एंड फिर से फॉलिकल जो है ये एस्ट्रोजन ये और ज्यादा रिलीज होगा। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक तरह से आप ये बोलो कि बहुत ज्यादा एक्सेस में ये रिलीज हो चुका है, तब होती है जी ओव्यूलेशन। उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट में चेंज आता है, कोलेस्ट्रॉल जो प्रिकर्सर होते हैं कुछ उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, देन उसकी वजह से एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि LH ज्यादा होने की वजह से ओव्यूलेशन होती है यहाँ पे। तो ये ओव्यूलेशन यहाँ से हो जाएगी तो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, बड़ा सारा येलो बॉडी बोलते हैं उसको। ये 3 से 4 दिन तक में से जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। लगभग आप ऐसा मान लो कि टोटल यहाँ तक आते आते आप रेगुलेट कर लो कि एक तरह से 10 से 12 दिन लग सकते हैं। तो कई बार ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस में लिखा होगा कि 4 दिन तक ये जहाँ तक पहुंच गया, 5वें 6वें दिन इम्प्लांट हो गया। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि ये जाइगोट तो बना नहीं, यहाँ पे मैंने कोई फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं की, तो जाइगोट तो बना ही नहीं, वो ऐसा कैसे इम्प्लांट हो गया। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का कोई सोर्स होगा नहीं क्योंकि जाइगोट तो बना नहीं जो अदर सोर्स बन जाए, प्लेसेंटा बन जाए। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन शेड ऑफ होगी तो उसमें ये इम्प्लांट हुआ हुआ सेकेंडरी oocyte भी शेड ऑफ हो जाता है, तो फिर से वो जो फेज होता है ब्लीडिंग फेज वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये बोला कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मिडल वन, आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। जो इनर वन होती है ये साइक्लिक चेंजेस में जाती है, ये दोबारा सिंथेसाइज होती है और शेड ऑफ होती है। तो इससे ये जिन दिनों में ये शेड ऑफ होते हैं यहाँ से उन दिनों को आप बोलोगे एक तरह से ब्लीडिंग फेज। तो उस फेज में की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 5 दिन तक होती है हेल्दी वुमेन में, बट कईयों में 7 डेज भी होती है, कईयों में 2.5 भी होती है, कईयों में 1 भी होती है। तो ऐसी फीमेल्स को डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें एक तरह से ये जो शेड ऑफ होता है ये रीजन बता दूं मैं आपको, लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक तरह से कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। यहाँ तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट में ये इन्होंने अच्छी बात ये दिखाई हुई है कि ये हार्मोनल कंट्रोल एंड डेज वगैरह भी साथ में दिखाया, तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सीधा। तो इसमें आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करनी है हार्मोनल कंट्रोल्स के साथ। तो पहले मैं आपको फेजेस बता देती हूँ कि कौन सा फेज कहाँ तक है। 1 to 5 डेज जो है इसका मेंस्ट्रुएशन फेज है, और उसके बाद जो है इसकी फॉलिकल की डेवलपमेंट ये स्टार्ट हो जाती है। तो जब 14 डे हो जाते हैं एक तरह से, जैसे फर्स्ट डे था, जैसे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से लगभग लगभग 14 दिन बाद जो है फिर से ओव्यूल जो है एक तरह से सेकेंडरी oocyte, मैंने बताया था ना आपको कि ये डिवीजन कंप्लीट करके नहीं निकलता, स्पर्म के एंटर होने के बाद ही इसकी डिवीजन कंप्लीट होती है। तो एक तरह से ये सेकेंडरी oocyte है तो उसकी फॉर्म में ये रिलीज हुआ, तो 14 डे में इसकी ओवुलेशन हो जाती है। उसके बाद ये ओवरी से तो बाहर आ गया, आप ये समझो कि ये ओवरी से बाहर आ गया, बट यहाँ पे जो ये सेल्स है एक तरह से ये तो ओवरी के अंदर ही है, ये वाले जो सेल्स है एक तरह से
जो पीछे के सेल्स बच जाते हैं हमारे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के, वो तो ओवरी के अंदर ही रह जाएंगे। उनसे बनेगा फिर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजनरेट करने लग जाते हैं। यहाँ पे इनके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये रिलीज होते हैं, एफएसएच के साथ काम करके और एलएच के साथ काम करके। और यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम ये उसी का रिजल्ट है, जो ये सेल्स जो है थिक्का सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो ग्राफिन फॉलिकल के ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, और ये पोर्शन हमारा ओवरी के बाहर है, ये पोर्शन हमारा ओवरी के अंदर है। अब यहाँ से ये ल्यूटल बॉडी एक तरह से येलो होती है ल्यूटिन की वजह से, तो इसको ल्यूटल फेज, सेक्रेटरी फेज, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होगा, रिलीज होगा, तो उससे एंडोमेट्रियम बनेगी, एक तरह से नई सिंथेसाइज होगी, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों मिलके एंडोमेट्रियम की जो ये थिकनेस होती है उसको मेंटेन करते हैं और बना के रखते हैं। जैसे ही इन दोनों का लेवल ड्रॉप होता है तो ये थिकनेस जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं रहता, और ये शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से वही फेज जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरी में बात अगर हम करें कि जैसे ओवरी में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, तो हार्मोन अगर आएगा तो वो बहुत सारी फॉलिकल्स की ग्रोथ भी तो कर सकता है। तो इतनी स्टेज तक यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कुछ फॉलिकल्स जो होती है, जैसे एक दो डोमिनेटिंग होती है, उसी की ग्रोथ आगे चलती है, जो उससे कम ग्रोथ वाली होती है एक तरह से ज्यादातर वो सप्रेस हो जाती है ग्रोथ में, वो आगे फर्दर ग्रोथ नहीं करती। कई बार दोनों ओवरीज जो, जैसे एक पेयर है हमारे बॉडी में ओवरीज का, तो कई बार दोनों ओवरीज भी एक ही टाइम पे ओव्यूलेशन शो कर देती हैं, तो कई बार एक करती है, तो ऐसे इसके चेंजेस हैं। तो यहाँ पे अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें हम, जो ओव्यूलेशन का फेज है, अगर एलएच का अमाउंट पीक लेवल पर नहीं होगा तो ओव्यूलेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो रेड वाला है ये एफएसएच है, ये ब्लू वाला है जो एलएच है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, ये दोनों जो है प्रोजेस्टेरॉन में ये एलएच और एफएसएच की अमाउंट जो है इसके बाद जो ये कम हो जाती है, यहाँ पे ये कम हो जाती है, ये प्रोजेस्टेरॉन के फीडबैक की वजह से ही कम होती है, ये यहाँ पे याद रखना है आपने। तो ये इतना सा प्रोसेस था इसका। फॉलिकल फेज में ज्यादातर एफएसएच और एलएच का ज्यादा अमाउंट रहेगा, और इसमें जो फॉलिकल खुद डेवलप कर रही होती है, एलएच और एफएसएच के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि इन्होंने एस्ट्रोजन बना देते हैं ये। तो ये एस्ट्रोजन जो होता है ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक जाएगा, फिर वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को आगे टारगेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब को टारगेट करेगा। तो यहाँ से कौन रिलीज हो रहा था हमारा, एफएसएच और एलएच। अगर ये एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से मैसेज जाता जाता ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये भी ज्यादा ही रिलीज होंगे, और इसी वजह से इसका जो अमाउंट है वो इसके अमाउंट के साथ मैच करता है, एक तरह से लेवल जो है इनका। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का क्वेश्चन आ जाता है एक तरह से कि एस्ट्रोजन पहले क्यों रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन बाद में क्यों रिलीज होता है। तो बेटा एस्ट्रोजन का जो सोर्स है एक तरह से मेनली वो ग्राफिन फॉलिकल के जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, उनकी वजह से आगे इसका प्रोसेस का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये पॉसिबल हो सकता है। तो ग्राफिन फॉलिकल भाई बल्ले पहले बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बाद में बनता है। तो ग्राफिन फॉलिकल के प्रोसेस की वजह से ही एस्ट्रोजन जो है वो पहले ज्यादा बनेगा। तो ये इसका रीजन था। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, हार्मोनल कंट्रोल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सेक्रेटरी फेस में कौन सा हार्मोन मेनली डोमिनेट है, प्रोजेस्टेरॉन अलोंग विद एस्ट्रोजन, ऐसा लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे फॉलिकल फेस में मेन आ जाएगा एलएच और एफएसएच एस्ट्रोजन के साथ ऑल्सो। तो इसका आप ये भी फीडबैक भी लिख सकते हो कि एस्ट्रोजन जो है ये फॉलिकल्स जो है ये अपने आप से एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं, फिर ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को, एफएसएचएलएच ज्यादा रिलीज होते हैं उसकी वजह से। और जो हमारा ओव्यूलेटरी फेस है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ना मार्क नहीं किया हुआ, यहाँ पे लाइन शो की हुई है बट लिखा कुछ नहीं है, तो ओव्यूलेशन के डे के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो एग्जैक्ट 14 डे के बाद होती है। तो इसके बाद जो है एक तरह से अर्ज जो होती है, एक तरह से मीटिंग की अर्ज है वो इंक्रीज हो जाती है बाय नेचर। यहाँ पे अर्ज इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे तो शेडो हो रहा है ये। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच जो होता है ये पीक पॉइंट पे होता है अपना, तो इस तरह के सिक्रीशन को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन और नीट में भी आया हुआ है। तो
ये LH सर्ज 14 डे के ऊपर ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है नेचुरली। तो कई पीरियड्स कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई बट अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, उसके बाद डर होता है कि कंसीव ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है कि जो इसका लेवल हाई इंक्रीज होने का लेवल है ना, वो एक तरह से उसको डिले कर देती है। तो वो अब रिलीज होने की वजह से थोड़ी देर बाद होगा, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस होती है ओवुलेशन की, ये नहीं हो पाती, वो थोड़ी देर बाद होती है। तो ये इमरजेंसी केसेस में ऐसा किया जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर यू कैन से, नॉट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, ये वही चीज लिखी हुई है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो 3 to 5 डेज होता है। फिर उसके बाद एक तरह से रिजल्ट क्या होता है इसका, कि जो ब्रेक डाउन होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, वो होती है, वो लिक्विड की फॉर्म में फ्लो आउट हो जाती है थ्रू वेजाइना। तो मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। नॉट फर्टिलाइज्ड इन द सेंस कि जैसे बताया था ना आपको कि एम्प्यूला में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो एज इट इज अगर जाएगा तो होगा ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया है, तो उससे प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, तो एंडोमेट्रियम जो है हमारी बची रहेगी अगर प्रॉपर वे में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो। तो इसके साथ फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्किप हो जाते हैं। तो 9 मंथ के लिए एक हेल्दी वुमेन में ये नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। However, it may also be caused due to the some of the other underlying causes like stress, poor health. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ओनली प्रेगनेंसी के केसेस में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो हैं ये स्टॉप हो जाएंगे। ये थायराइड के केस में या फिर जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस भी इसका सबसे मेन रीजन है। तो इससे क्या होता है कि मेनली आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आती है, जिससे ये साइकिल्स खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो है अपने आप में, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है एंड ऑल। उसके बाद 14 डेज ओव्यूलेटरी फेज एंड ग्राफिन फॉलिकल जो होती है यहाँ पे रप्चर हो जाती है, ओव्यूल रिलीज कर देती है अपना। अब इसके बारे में मैं आपको फोटोग्राफ्स नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने पिछली अपनी वीडियो में ये पूरा फोटोग्राफ्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन किया है। तो दीज चेंजेस इन ओवरी जो है, यूट्रस में जो है, ये सारा ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होता है जो रिलीज होते हैं एक तरह से, LH और FSH। ये आपका मैंने कंट्रोल जो है वो आपको बता दिया। तो यहाँ पे 14 डे जो लिखा हुआ है इन्होंने, FSH और LH ये अपने पीक लेवल पर होते हैं, इसको बोलते हैं LH सर्ज। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, दैट इज 40 ऑन द 14 डे। तो यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाती है और इस प्रोसेस को आप बोलोगे ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन इट। तो आप सीधा बोलोगे द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। अगर सेकेंडरी oocyte आप मेंशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप टेक्निकल टर्म्स एक्चुअल लेवल यूज कर रहे हो जहाँ पे वो एक तरह से फीमेल गैमीट अरेस्ट हुआ हुआ टेम्परेरी। तो यहाँ से उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जी ल्यूटल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे ओवरी में डीजनरेट हो जाएगा एक टाइम तक, बट जितनी टाइम तक ये रहता है उतनी टाइम तक ये अपनी तरफ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होने लग जाती है सिंथेसाइज होके। अगर ये खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, और ऊपर से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, ना इम्प्लांटेशन होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स खत्म। तो फिर से मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई डीजनरेट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने के बाद, और फिर से साइकिल्स जो है अगेन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ photographs under microscope. So thank you, that's it for today.